हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआर लीगल एज। तो आज से हम सीआरपीसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन एविडेंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखें, आपको एविडेंस की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज से रमज़ान भी शुरू हो चुका है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। तो चलिए हम सीआरपीसी को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बेसिक चैप्टर है, जिसे हम प्रीलिमिनरी या इंट्रोडक्टरी चैप्टर कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन क्लॉज हैं वही वर्ड्स आपको पूरे कोड में, पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आगे मिलेंगे। तो वो बेसिक क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, आपको उनके एग्जैक्ट मीनिंग पता होने चाहिए। तो चैप्टर 1 से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, जो प्री में पूछी जाती हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब इनेक्ट हुआ, कब फोर्स में आया। तो वो जैसे इसमें आप देखें कि 25 जनवरी 1974 को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ, यानी कि कंप्लीट पास हो गया पार्लियामेंट से, बिल्कुल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर इस पे हमें असेंट मिल गई। और लेकिन फोर्स में कब आया? फोर्स में ये आया 1 अप्रैल 1974 में। एक चीज़ का ध्यान हमेशा से रखिएगा, इसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहते हैं, लेकिन इसकी इनेक्टमेंट की डेट और इसकी इफ़ेक्ट वाली जो हमारी डेट है, जिसे हम विद इफ़ेक्ट फ्रॉम कहें या केम इनटू फोर्स कहें, वो दोनों 74 हैं। 25 जनवरी 1974 और 1 अप्रैल 1974। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है इसकी, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, उसमें यही है कि इसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहते हैं और ये पूरे के पूरे इंडिया में लागू होता है। प्रोवाइडेड में बताया है कि जो स्टेट ऑफ नागालैंड है और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 लागू होता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कभी भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। और एक्सप्लेनेशन में बताया है कि ट्राइबल एरियाज़ क्या हैं। तो इसमें एक डेट याद रखिए, वो डेट अंडरलाइन कर लीजिए आप। 21 जनवरी 1972 से पहले जो एरियाज़, जो ट्राइबल एरिया ऑफ असम थे, उनकी टेरिटरी में इंक्लूड जिन एरियाज़ को कर दिया था, उनका मतलब ट्राइबल एरियाज़ है सिर्फ, बाकी वाले ट्राइबल एरियाज़ नहीं। यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर जो स्टेट ऑफ असम है उसके ट्राइबल एरिया की बात की जा रही है। स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू नहीं होता, सिर्फ इसके 3 चैप्टर लागू होते हैं। अब आ जाइए जो हमारी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 2, डेफिनेशन क्लॉज। इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रीलिमिनरी में ये भी पूछा जाता है कि कोई जैसे मान लीजिए बेलेबल अगर डिफाइंड है तो वो किस में डिफाइंड है, जैसे बेलेबल ए में डिफाइंड है। इसी तरह पूछ लेते हैं कभी डी कहाँ पर डिफाइंड है, तो सॉरी कंप्लेंट कहाँ पर डिफाइंड है, तो वो डी में डिफाइंड है। इसी तरह हम इनको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। बेलेबल और नॉन बेलेबल में आप लोगों को डिफरेंस अगर पता ही होगा, आप सभी लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं पता है तो बेल लेबल में जो अक्यूज्ड पर्सन होता है उसका राइट होता है बेल का। ठीक है, मान लीजिए पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है जिसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो उसी वक्त अपनी बेल देने को तैयार है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, वो अपनी ज़मानत देगा तो उसे उसी वक्त छोड़ दिया जाएगा, जो भी बेल की कंडीशंस होंगी। वहाँ पर उसको ज़रूरी नहीं है कि पुलिस उसको अरेस्ट करे और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करे। अगर वो बेल देने को रेडी है तो पुलिस भी चाहे तो उनसे बेल दे सकती है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस उनको अरेस्ट करती ही करती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती ही करती है। फिर आगे मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशन है कि वो चाहें तो उसको बेल दें या चाहें तो उसको बेल ना दें, वो नॉन बेलेबल में आ जाता है। उसके बाद बी में डिफाइंड है चार्ज। चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज को समझिएगा। जब किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, उसको जब ट्रायल के लिए कोर्ट में लेकर के गए, जब उसका ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल शुरू के टाइम पे एक चार्ज फ्रेम किया जाता है। जो उसने वो ऑफेंस किया होता है वो ऑफेंस वहाँ पर लिखा जाता है, उसका चार्ज फ्रेम करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, जिसमें लिखा जाता है कि आई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
चार्ज यू एज फॉलोज। नीचे जो भी उसका ऑफेंस हो गया, मान लीजिए थेफ्ट का है तो 378 करके पूरा सेक्शन, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें सेपरेट चैप्टर है सीआरपीसी में चार्ज के ऊपर, सेक्शन 211 से वो स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि एक पूरा चार्ज फ्रेम किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि इस पर्सन ने क्या ऑफेंस किया है। जो पुलिस रिपोर्ट आती है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोर्ट में भी जज साहब चार्ज फ्रेम करते हैं कि इसने क्या ऑफेंस किया है, किस ऑफेंस के लिए इसको ट्राई किया जा रहा है। इसी तरह सी में कॉग्निजेबल और एल में नॉन कॉग्निजेबल है, इन दोनों को हम साथ में समझ लेते हैं। कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस हो गए जहां पर पुलिस के पास ये पावर है कि वो विदाउट वारंट एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल में। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट नेसेसरी है। वो पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे, वहां से वारंट लेकर के आएंगे, फिर अरेस्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में है। अब डी में डिफाइंड है कंप्लेंट। कंप्लेंट देखिए, अगर आप पुलिस के पास जाते हो, वहां पर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको कंप्लेंट नहीं कहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो आप पुलिस रिपोर्ट, अपनी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो एफआईआर होती है, वो उसमें आ जाती है। कंप्लेंट जहां पर भी हमारी सीआरपीसी में अगर कंप्लेंट वर्ड यूज आए होगा तो उसका आप यही मतलब समझिएगा कि ये सीधा मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर के रिपोर्ट दी गई है। जब कोई पर्सन सीधा मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर के कोई ऑफेंस के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर किसी जगह पर इस तरह का ऑफेंस हो रहा है, ताकि मैजिस्ट्रेट साहब उस पर कोई एक्शन लें, उसे कंप्लेंट कहा जाता है। इसके साथ साथ हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन में एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप देख लीजिएगा कि मान लीजिए आपने इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं दी, ठीक है, कॉग्निजेबल में आप पुलिस को दोगे, नॉन कॉग्निजेबल में आप मैजिस्ट्रेट साहब को दोगे, या पुलिस को भी अगर दोगे तो पुलिस पहले मैजिस्ट्रेट साहब के पास आएगी। तो मान लीजिए आपने इंफॉर्मेशन दी पुलिस को, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उसने रिपोर्ट सबमिट की तब पता चला कि वो तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ठीक है। तो वहां पर उसको ये डीम किया जाएगा कि ये कंप्लेंट केस है, और पुलिस ने जब रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को दी तो ये समझा जाएगा कि वो पुलिस वाला कंप्लेनेंट है, ठीक है। ये कंप्लेंट हो गया। इसके साथ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को भी समझ लें। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट साहब करवाते हैं, या यूं कहें कि इंक्वायरी कोर्ट कराती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही या कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी कोर्ट कराती। कोर्ट जब अपनी, ऐसे मान लेते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन करवाना कोर्ट शुरू करेगी तो उसे इंक्वायरी कहेंगे, और जब पुलिस अपना काम स्टार्ट करेगी उसे इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। ये जी और एच में इंक्वायरी और एच में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आई में देखें आप जुडिशियल प्रोसीडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो वाली प्रोसीडिंग को कहा जाता है कि जहां पर एविडेंस को लीगली ओथ पर लिया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसीडिंग को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कह सकते हैं। इसी के साथ जे में लोकल ज्यूरिस्डिक्शन बताया है कि लोकल ज्यूरिस्डिक्शन का क्या मीनिंग है। तो कोर्ट जहां पर उसका जो कोर्ट का लोकल एरिया रहेगा, जहां पर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगी या अपने फंक्शंस करेगी, वो एरिया जो होगा वो उसकी लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहलाएगा। के में मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन किया है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है, अच्छे से वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया या सिटी या टाउन को हम कहेंगे कि जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा एम में देख लीजिए आप, नोटिफिकेशन को डिफाइन किया गया है। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की जाती है उसे, मतलब अगर ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि ये वर्ड्स जब आगे यूज होंगे तो उनका ये मीनिंग रहेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा कि वो जो हमारी ऑफिशियल गैजेट है, जिसे हम ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया या हिंदी में भारत का राजपत्र भी कहते हैं, उसमें पब्लिश की गई जो होगी उसे नोटिफिकेशन, वो मीनिंग रहता है उसका। अब एन में डिफाइंड है ऑफेंस।
तो ऑफेंस कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा ओमिशन जो किसी भी लॉ के अंडर पनिशेबल है। ओमिशन क्या चीज होगी कि कुछ ना करना जो आपको करना चाहिए था। मान लीजिए कुछ करना जो आपकी ड्यूटी थी, ठीक है। अब आपकी फर्ज कर लीजिए किसी पर्सन की नाइट ड्यूटी है कि वो जाकर के पहरा देगा, अब वो नहीं गया, तो ये एक ऑफेंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ओमिट किया, ओमिशन किया जो उसको करना चाहिए था। तो किसी भी लॉ के अंडर जो भी कोई एक्ट या कोई ओमिशन पनिशेबल होगा वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ओ में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन का एक ऑफिसर इंचार्ज होता है जिसको हम एसएचओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं, तो अगर वो कहीं एब्सेंट है, मान लीजिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन है या एब्सेंट है, वो बीमार है, तो उसकी एब्सेंस में जो पर्सन वहाँ पर परफॉर्म करेगा उसको भी हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन में रखते हैं। और आर में देख लीजिए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 वहाँ पर डिफाइंड है कि जो रिपोर्ट पुलिस जब कोई ऑफेंस होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके कोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं जिसको हम चालान भी कहते हैं, तो वो चार्जशीट कहें या चालान कहें या पुलिस रिपोर्ट कहें, ये सिनोनिम्स आप कह सकते हो, तो वो चीज़ पुलिस रिपोर्ट आ गई। अब डब्ल्यू और एक्स, समन केस एंड वारंट केस, ठीक है। समन केसेस वो केसेस हैं जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम कम है, मतलब वो सारे ऑफेंसेस जो लेस देन 2 इयर्स पनिशेबल हैं उनको हम समन केसेस की कैटेगरी में डालते हैं। और वो सारे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या डेथ सेंटेंस हो, वो सारे वारंट केसेस कहलाते हैं। तो बेसिक आप इतना ही याद रखें, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 2 से नीचे समन केसेस, 2 से ऊपर वारंट केसेस। ये हमारा सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लास था। उसके बाद सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो वर्ड्स आपको सीआरपीसी में मिलेंगे उनका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। जैसे आप इसमें देखें कि अगर सीआरपीसी में कहीं पर मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये पावर जो है मैजिस्ट्रेट के पास में है, अब नहीं डिफाइंड है कौन सा मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की टाइप्स होगी ना, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये सारे जो भी मैजिस्ट्रेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब कहीं पर डिफाइंड अगर नहीं है, सिर्फ इतना वर्ड लिख दिया कि मैजिस्ट्रेट, तो उसका हम ये मतलब निकालेंगे कि उस एरिया के हिसाब से, अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसका हम मीनिंग मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट निकालेंगे, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट माना जाएगा। एग्जीक्यूटिव का नहीं माना जाएगा क्योंकि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखा होगा वहाँ पर मेंशन किया जाएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। मोस्टली जहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो कहीं पर हो सकता है कि उन्होंने ना मेंशन किया हो, सिर्फ मैजिस्ट्रेट मेंशन किया हो, इसलिए सेक्शन 3 उन्होंने डाल दी कि आप उसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर कहीं पर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा है, अब देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है लेकिन दूसरे एरिया में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। अब मान लीजिए किसी जगह पर किसी प्रोविज़न में सिर्फ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा है, अब वो प्रोविज़न अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इम्प्लीमेंट होगा तो वहाँ पर तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ही नहीं, तो सेक्शन 3 कहती है कि वहाँ पर उस एरिया के हिसाब से उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया समझा जाएगा। यही सेक्शन 3 है, इसमें और कुछ नहीं है कि हम जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनका वहाँ पर हम क्या मतलब निकालेंगे। सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉज। जो भी हमारा हम कह सकते हैं जो भी पेनल लॉज हैं, जैसे आईपीसी हो गया या कोई और जितने भी लॉज हैं जिनमें किसी के लिए पनिशमेंट डिफाइंड है, सेक्शन 4 कहती है कि उन सारे ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल वो सारी इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब उस ये जो सीआरपीसी है ये उन ऑफेंसेस का प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। वो पेनल लॉ है, ये प्रोसीजरल लॉ है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, किसी चीज़ की इंक्वायरी कैसे करनी है, पूरे केस को ट्राई कैसे करना है, वो सब सीआरपीसी के हिसाब से चलेगा। अब सेक्शन 5
यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेविंग। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, 4 में हमने पढ़ा ना कि सब कुछ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन 5 कहती है कि अगर कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा मेंशन्ड है कि जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सेक्शन 5 कहती है कि ये उस चीज़ को इफेक्ट नहीं करती। वो फिर स्पेशल लॉ अगर कोई आता है पर्टिकुलर किसी केस के लिए, तो वो उसी के हिसाब से चलेगा, वहाँ पर सीआरपीसी इंटरफेयर नहीं करेगी। सिर्फ इतनी सी बात हमारे जो हमारा चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्टरी या प्रीलिमिनरी या डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कुछ भी कह लो, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। हमने ये अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट बॉक्स में आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।